हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, जो अभी माहौल चल रहा है कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल लाइक अस हैव टू टॉक अबाउट और वांट टू टॉक अबाउट, बट वी हैव टू शॉर्टलिस्ट एंड फिगर आउट कि कौन सी चीजें ज्यादा इम्पैक्टफुल हैं और कहाँ हमारा मार्केट ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो उस कड़ी में सुरजीत भल्ला जी का एक आर्टिकल है जो बहुत चर्चा में है, और उसी से मैं आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा। आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई थिंक आपको ये वीडियो का इनिशियल हुक काफी अच्छा लगेगा शायद, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि ये आदमी पहले रूलिंग पार्टी जो अभी देश में डबल ट्रिपल चौबल पेंटा इंजन की सरकार चल रही है, ये आदमी उसी के साथ काम करता है, उनका वेल विशर है। तो द वॉइसेस फ्रॉम विद इन द किंगडम हैव स्टार्टेड टू स्पीक। अब हर कोई तो होलियर देन दाऊ नहीं हो सकता ना हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ, बट बोलते हैं लोग भी। क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहा है ये आदमी ऐसा? देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको। बीजेपी इज विनिंग द इलेक्शंस बट लूजिंग द इकोनॉमी। सुरजीत भल्ला, ये आर्टिकल, मतलब, और ये आदमी का बैकग्राउंड आप खुद चेक कर लेना। द ओनली वे ही सेज, एंड आई कोट, इट्स रिटन हियर, a resounding endorsement for the PM in 2029 is the only way party can extend द इलेक्टोरल पीक इट अटेंड इन बंगाल। जो अभी इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद भी बाय द वे मार्केट ऊपर आया नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट प्रेशर में ही है। बिकॉज जो हमारा बाजार है वो काफी हद तक मैक्रोज, मैंने पहले भी आपको दो तीन बार कहा है कि वॉर से परे हटके मैक्रोज में अटक रहा है। नाउ एज पर मिस्टर भल्ला, इनका, मैं आई एम नो बडी टू टॉक अबाउट हिम, ही एंड हिज अचीवमेंट्स कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ, बट आप खुद देख लेना, ये आदमी पहले गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुका है, ये इनके साथ ही था और अभी उनके खिलाफ नहीं है। सो व्हेन यू पॉइंट आउट मिस्टेक्स, यू आर नॉट खिलाफत मूवमेंट में नहीं है हम लोग, बट he is pointing out some four agents that are responsible for the economic derailment of the country. The first and most important is the government itself. कैसे ये लोग ब्लेटेंटली बोल देते हैं ना सब। अब इनको तो, हमारे माननीय सीजेआई, इनको तो कॉकरोच बोल नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत, भाई, यंगस्टर्स और अनएम्प्लॉयड यूथ को तो आपने कॉकरोच बोल के पल्ला झाड़ दिया। इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। मिस्टर भल्ला सेज it recognizes the problem, yani government knows the problem but is satisfied with blaming others for the crisis. In this case, the second agent, major industry, the third agent in the Congress party, which is so comfortable being led by the Gandhis, as a BJP one party democratic rule is all but guaranteed. The fourth agent is the puppeteer controlling the top three, the deep state. Now, whenever you hear this term deep state, इसका बहुत profound और deep meaning है। क्या है ना कि पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है, अगर आप नैरेटिव कंट्रोल कर लो तो आप देश को किसी भी हद तक बना सकते हो। क्या बना सकते हो वो आप खुद समझ लो। जब मीडिया इनके हाथ में होता है तो आप कुछ भी दिखा दो, पब्लिक को कुछ पड़ी नहीं, पब्लिक को आपने दूसरा जुमला देके रखा है। द एम्फैटिक विन इन वेस्ट बंगाल एंड नियर वन पार्टी डेमोक्रेटिक रूल इन इंडिया। For some, the economic low may be an exaggeration. Isn't India the fastest growing major economy in the world with GDP growth of 6%? But मेरे भाई साहब, the problem is, so I will not just quote from this article. मैं इसका, ये तो आप पढ़ सकते हो, मैं इसका जिस्ट आपको बताता हूँ और अपना एक वर्जन आपको बताता हूँ जो हम लोग वैसे भी डिस्कस किए हुए हैं। बट व्हाट इज प्लेगिंग एंड एकिंग आवर इकोनॉमी? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रादर देन डिस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नंबर वन, द रूपी, द डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी 85 86, अब हम 97 पे है। और बाय द वे, अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री में इस वक्त हैं और एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज करेंगे, एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, बट 97 तो कोटेड रेट दिख रहा है आपको। रूपी टेक्निकली कहीं बाहर, अगर आप डॉलर देके रूपी लेंगे, या सॉरी रुपी देके डॉलर लेंगे, तो आपको 100 रुपया टेक्निकली देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2-3 रुपया मार्जिन होता है एक्सचेंज कंपनीज जो होती है। जैसे इंडिया में यूएई एक्सचेंज है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई बैंक है, बैंक में तो कभी फॉरेन एक्सचेंज मत लेना, बहुत ज्यादा मार्जिन चार्ज करते हैं, बेवकूफ लोग हैं। बैंक्स में तो कभी मत लेना। गो टू, सो नॉट प्रमोटिंग इट, बट देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच गिव यू 50 पैसे ऊपर ऑफ मार्केट रेट, विच इज द लोएस्ट। तो आप खुद फिगर आउट कीजिए। मैं बोलूंगा तो वो प्रमोट करता हुआ दिखेगा और मुझे वो बिल्कुल
बकवास प्रमोशन में नहीं घुसना है. वी डोंट डू दैट ऑन दिस चैनल. सो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है, अब कायदे से ये पॉइंट, खैर कमेंट्स में किसी ने हमको कहा कि हमारे वो जो अरविंद साहब हैं जो सरकारी है, उन्होंने कहा था कि रुपए को गिरने दो. व्हाई आर यू ट्राइंग टू यू नो save the rupee? Why is RBI spending foreign exchange reserves to save the rupee? 100 is just a number. And that statement really, really मतलब hit me hard जब उसने उस आदमी ने ये बात बोली. अरविंद पनागरिया, अरविंद पनागरिया इज, कौन है ये महान इंसान, चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन. एंड ही सेज आरबीआई को रुपये को गिरने देना चाहिए सो दैट हमारा एक्सपोर्ट्स अच्छा होगा. काय को हम लोग रुपये को बचा रहे हैं. और उसने ये बोला 100 इज जस्ट अ नंबर. जैसे एज इज जस्ट अ नंबर, इट डजंट माइंड. मतलब इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर. एज इज जस्ट माइंड ओवर मैटर. वैसे 100 इज जस्ट अ नंबर, लेट इट डेप्रिशिएट. मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या, किस लेवल का, किस लेवल के फितूर में है ये सरकारी. सी, there is one thing you don't understand the problem. There is another thing that you understand it and you don't want to act. But there is this third behuda pana that you understand, you don't want to act, and you are trying to defend the problem. And always, जैसे सुरजीत भल्ला साहब ने बोला, always putting it on somebody else. कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, वो तो कुछ क्वेश्चंस लीक हो गए जी, जाने क्वेश्चंस हो जाते हैं. देश है, भारत में होता है ऐसे. ये एनटीए के हेड ने ये स्टेटमेंट दिया. दूसरा, द रूपी इज नॉट वीकनिंग, द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. आई होप यू रिमेंबर दिस, राइट? एक बहुत महान अर्थशास्त्री महिला ने ये कहा था, जो इस वक्त हमारे देश की शायद वित्त मंत्री है. रूपी इज नॉट डेप्रिशिएटिंग, डॉलर इज गेटिंग. बाय द वे, वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है. द डॉलर इज वीकनिंग, और वीक गिरते हुए डॉलर के सामने जहां, गॉड डैम इट, पाकिस्तान की करेंसी बेटर कर रही है, अफगानिस्तान की करेंसी बेटर कर रही है, और रुपी गिर रहा है. सेकंड, थर्ड, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट वीकनिंग. वो तो ऐसे ही कुछ कॉकरोचेस हैं जो, क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो अपना बना के बैठे हैं. मतलब सब चंगासी, सब चंगासी, होलियर देन दाओ. हमने कुछ गलत नहीं किया, डिफेंड करने आ जाते. डिफेंड क्यों करते हो? एटलीस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. देखिए, जो इंसान सो रहा होता है ना, आप उसको उठा सकते हो. उठ 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 उठ, सुबह हो गई. लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको आप कभी नहीं उठा सकते, और वो कभी उठेगा भी नहीं. आई थिंक ये सरकार काफी हद तक सोने की नकल कर रही है. और अभी तो आप मुझे बोल दो मैं क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप भल्ला साहब को बोलोगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना उस आदमी का कभी. आप सबको सब गलत है, सिर्फ हमारे प्रधान सेवक विश्व गुरु वो सही है, उनकी कोटरी सही है. अगर ये सब चीजें किसी पिछली सरकार में हुई होती, तो अब तक सब मंत्रियों ने रेजिग्नेशन दे दिया होता. आई थिंक धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन एंड पीयूष गोयल, ये तीनों को सामने आके, अगर उनके अंदर, इनके अंदर कोई सेल्फ प्राइड की बात नहीं है, बट दे डोंट हैव अ कॉन्शियंस. अगर उनके अंदर थोड़ी भी इज्जत होती तो वो आगे आके इस्तीफा दे देते. क्योंकि ट्रेड डील का मुद्दा हो, पीयूष गोयल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का टॉफी एक्सपोर्ट बढ़ गया, आफ्टर दैट मेलोडियस थिंग दैट यू ऑल सॉ, द मेलोडी थिंग, जो मेरे लिए उस पर कॉमेंट करना, मेरे, मैंने कहा ना, मेरे डिग्निटी के नीचे आ गया. प्रधानमंत्री जी ने वो काम किया है जो मेरे डिग्निटी के बहुत नीचे, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा. उनको मुबारक है, मुझे अपना देश देखना है. बट हाउ कैन समबडी जस्टिफाई कि मेलेडी है, चॉकलेटी मेलेडी खाओ कुछ जान जाओ. एंड इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर बोलता है हमारा टॉफी का एक्सपोर्ट बढ़ के 150 करोड़ हुआ है यार, और वो बोलता है कितना, 120% बढ़ गया. आई मीन, फॉर गॉड सेक यार, यू गाइज हैव बीन चोजन एट सच इंपॉर्टेंट पोजिशंस यार. पब्लिक में गुस्सा देखो एक बार सड़क पे. ये तीनों लोग, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमन को शायद हम रिस्पेक्टफुली कुछ बोलेंगे नहीं, ये तीनों लोग अगर सड़क पे आके खड़े हो जाए ना, आप पब्लिक का आक्रोश देखना. पब्लिक वर्बली कितना कुछ उनको सुना के जाएगी, वो देखना. ये तीनों लोगों में हिम्मत नहीं है आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे. भाई, फाइनेंस मिनिस्टर शुड कम एंड जस्टिफाई. वो तो बोल के चली गई थी रुपया ठीक चल रही है 95 पे. दे शुड कम एंड जस्टिफाई व्हाट्स गोइंग ऑन.
कोई बताओ तो सही कि हो क्या रहा है। बस खाली ये बोलना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, संकट आने वाला है। अरे दिस इज नॉट डन ब्रो, बिकॉज गिरता हुआ करेंसी चाइना, वियतनाम ऐसी कंट्रीज को फायदा पहुंचाता है जहां एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। भाई वियतनाम को देखो, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए, टूरिज्म इतना बढ़ा दिया कि उनकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उनको फायदा होता है, बिकॉज ये इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। आवर एक्सपोर्ट्स आर डिमिनिशिंग, हम लोग इंपोर्ट इकोनॉमी बन के रह गए। एंड आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, यू नो व्हाई एवरीबडी लव्स इंडिया इज फॉर द कंज्यूमर्स। यानी हमारे देश के जो 20-21 करोड़, 21 करोड़ इज द टीयर वन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडिया, टीयर वन कंज्यूमर्स। सारे ब्रांड्स को इंडिया में सिर्फ कंजम्पशन दिखता है, आपके देश में निवेश किसी को करना नहीं। एफडीआई आपके देश का लोएस्ट है। ये बाय द वे ये सब चीजें अभी वॉर के बाद नहीं हुई है। सरकार बहुत शानी है, वो लोग अपना हाथ धो लेंगे ये बोल के कि वॉर की वजह से। नो, इफ यू वॉच माय चैनल, ये सब साइंस में पिछले 1.5 साल से आप सर्च करके देखना, वीडियोस में बता रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी एक्सपोज, इंडियन इकोनॉमी एक्सपोज, वी आर इन अ मिडल ऑफ अ प्रॉब्लम। बट आप लोगों को बहला फुसला के दूसरे मुद्दों में, बेकार के इश्यूज में, कब तक आप, मैंने कहा ना, कब तक सोने की एक्टिंग करेगा। जब तक आप उसको ऐसे 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 उठाते रहोगे, कब तक कोई सोने की एक्टिंग कर सकता है। वो इनसे सीखना चाहिए। सो एफडीआई नहीं आ रहा है, एफआईआई देख रहे हो ना, बेच बेच के जा रहे हैं। इंडियन जो वीकनेस है वो उभर के बाहर आ रही है, मैक्रो माइक्रो बोथ। सप्लाई हमारे देश में सप्लाई कंस्ट्रेंट है, डिमांड पिकअप नहीं कर रही है। इंडियन कंपनीज खुद इंडिया में नई फैक्ट्री नहीं लगा रही, वो खुद वियतनाम जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं। कैन यू बीट दैट? क्योंकि उनको वहां फास्टर मैकेनिज्म, ये भी मैं 1.5 साल पहले से अपने चैनल पे कंपेयर कर चुका हूँ। सो उनकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी उनको फायदा है। हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होने का फायदा तब है जब एक्सपोर्ट्स बढ़े तो सही। हम तो इम्पोर्ट ड्रिवन है। हमें चपत लग रही है 4 तरीकों से। क्रूड ऑयल डबल हो गया, हमने रशिया के साथ पैक्ट तोड़ दिया, ईरान के साथ चाबार पोर्ट किसी ने परवाह नहीं की, और फादरलैंड ने सीधा सबसे पहले वॉर में उसी को अटैक किया जहां इंडिया का सबसे बड़ा $9 बिलियन या कुछ बड़ा अमाउंट लगा हुआ था। आप अमाउंट चेक कर लेना, $1 बिलियन होगा। आई एम सॉरी, check the amount. India had invested in last 10 years in the same government a lot of money for the Chabar port, strategic port, ताकि हम तेल खरीद सकें। अब हम तेल खरीद रहे हैं वेनेजुएला से, यूएस से, जिसको आने में बहुत टाइम लगता है। कॉस्ट बढ़ गया है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देश में है नहीं। आप बोलते हो इंडिया आईफोन बना रहा है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अगर हमारा फार्मा सेक्टर भी आप देखो फॉर अ चेंज, वो भी हम चाइना से लेते हैं। हम चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं, इधर वो पूड़ी असेंबली, पूड़ी का काम करके उसको यहाँ से उठा के स्टैंप लगा के बेच रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपके देश में बन नहीं रहा है। मेक इन इंडिया हैज बिकम अ जोक इन इंडिया, और वो एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट वो है, वियतनाम से देखो, चाइना से तो आप बहुत दूर हो कंपैरिजन में अभी भी, अनफॉर्चुनेटली। बट हम लोग क्यों दूसरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं? क्या पड़ी है हम लोग को? और क्या पड़ी है आपको अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है? रुपये 3% होता है ना हर साल। अभी जिस तरह वो डेप्रिशिएट हुआ है, वो कहीं तो रुकना चाहिए, लेकिन कैसे? आखिर हम रोके कैसे? बोले तो बोले क्या, कैसे रोकोगे? आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के बजाय या टूरिज्म लाने के बजाय, या FCNR बॉन्ड्स, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, FCNR बॉन्ड्स दे दो, 7-8% रिटर्न दे दो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और उनको बोलो कि आपकी करेंसी डॉलर में ही रहेगी, करेंसी वैल्यू रुपी के हिसाब से डेप्रिशिएट नहीं होगा। आपको मिल जाएगा $100 बिलियन रेडी इन द, ऑन द साइडलाइंस रेडी है। 100 के करीब बिलियन डॉलर आ जाएगा आपका, हो जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, हमारे विश्वगुरु साहब खुद जाके बोल रहे हैं। सो आप इंपोर्ट काटने की बात कर रहे हो, आपको बढ़ाना एक्सपोर्ट है। आप क्या बोल रहे हो पब्लिक को? अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, तुम ट्रैवल मत करो, तुम तेल मत खरीदो। और कैसे बोल रहे हैं? कम तेल खाना भी देशभक्ति है, दीज आर हिज वर्ड्स। आई थिंक अगर चीफ मिनिस्टर मोदी के सारे वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, जो 12 साल पहले चीफ मिनिस्टर मोदी ने बोले जब वो प्रधानमंत्री नहीं था, आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी। सेल्फ अप्रेजल उनका हो जाएगा, उनको फीडबैक मिलेगा। 12 साल के कार्यकाल में मैंने
बहुत सरकारें देखी है, 1991 से एक्टिवली ट्रैक कर रहा हूँ पॉलिटिक्स, जब हम लोग काफी छोटे थे बट इंटरेस्ट था। तभी भी अगर ऐसा कुछ होता था, एक रेल एक्सीडेंट होता था। नीतीश कुमार 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर रेल मंत्री था, कैन यू बिलीव, एंड ही हैड रिजाइन। ही डिडंट ऑफर टू रिजाइन, ही रिजाइंड। ये होता था। कम से कम ठीक है, आप विफल रहे हो, यू हैव बीन अ डिजास्टर, यू आर अ फेलियर, आपके सपोर्टर्स खुद आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी, मैनी एक्स, यशवंत सिन्हा, जो वाजपेयी के टाइम के जितने लोग हैं, नितिन गडकरी बोलते नहीं है बाहर आके, लेकिन अंदर अंदर आपको उनका दिखेगा दर्द। और इसलिए वो हर उस चैनल पे जाते हैं जहाँ वैसे नॉर्मल बीजेपी वाले जाके बोलते नहीं। तो प्रॉब्लम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेप्ट तो करो दैट इट्स अ डिजास्टर। आपके तीन मेजर डिपार्टमेंट्स फेल हो गए, फाइनेंस, कॉमर्स एंड एजुकेशन। कौन से सरकारी मंत्री ने कभी भी पॉलिटिकल रैली में ये बात की होगी कि हम एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, सरकार एजुकेशन में ज्यादा निवेश करेगी? कोई नहीं बोल रहा। इनफैक्ट ऑल द मोर दे से, ये जो रील्स पे रील्स बन रही है ना, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो स्टार कौन है? हमारे प्रधानमंत्री है। दिख गया आपको? वो टॉफी देंगे, वो बाहर जाएंगे, वो ऐसे कैमरा, एक वीडियो में तो कैमरा एडजस्ट करते हुए पाए गए। और अभी तो उनका कैमरा कॉन्शियसनेस उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पता है, वो भी बीच में नहीं आते हैं। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स बीच में आ जाते थे, तो एक दो बार उन्होंने थोड़ा ऐसे डराया। लाल आंख सिर्फ अपने लोगों को दिखा सकते हैं, जो वहां दिखाने वाला है उसको कुछ दिखाएंगे नहीं। गाइस, नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट से बचिए, और रियलाइज कीजिए कि आपके साथ क्या खेला हो रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से व्हाटएवर। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बनने से बहुत ज्यादा बेटर है, जब घर में प्रॉब्लम शुरू होती है ना, तो आप, कोई पॉलिटिशियन आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। आप घर में डिस्कस करते हो, ये प्रॉब्लम बीजेपी की वजह से, ये कांग्रेस की वजह से, ऐसे होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। रोड पे अगर कभी किसी का, भगवान ना करे, किसी का भी अगर एक्सीडेंट होगा, तो क्या वो ये देखेगा कि ये बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस है, या आम आदमी है, या कॉकरोच है, या कोई और है? अरे भाई, हम लोग कब समझेंगे दैट bipartisan, the country needs bipartisan politics to evolve? मतलब आप पॉलिटिक्स करो, कुर्सियां तोड़ो, जो लड़ना है लड़ो ना यार, लेकिन देश के ऊपर उठ के लड़ो ना, पहले कंट्री को एक जगह लेके आ जाओ दोनों। क्योंकि ट्रस्ट मी, इफ द कंट्री ग्रोज, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा ही है। आई आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, कम से कम अपने फायदे के लिए, देखिए, अपने फायदे के लिए तो कम से कम सबको काम करना चाहिए ना। क्योंकि एक पागल व्यक्ति और एक बेवकूफ आदमी में क्या फर्क होता है? मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी, सलीम खान जो सलमान के फादर है, उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, क्रेडिट गोज टू हिम, कि हमारे देश में पागल खाना है लेकिन बेवकूफ खाना नहीं है। तो कोई बेवकूफ आदमी अपना इंटरेस्ट भी नहीं समझता है। तो आपको जज करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ कमेंट्स जब देखता हूँ, तो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, मुझे ये जज करना पड़ता है कि ये आदमी रिप्लाई मेरा समझने के काबिल है या नहीं, तो मैं अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करूं या नहीं। क्योंकि हमारे देश में पागल खाना है, बेवकूफ खाना नहीं। बेवकूफ के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, वो अपना इंटरेस्ट भी नहीं समझते। पागल लोग तो क्रेजी होते हैं ना, वो घुसते ही नहीं, लेकिन बेवकूफ लोग घुसते हैं। जैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियंस, वो अपना अपना स्वार्थ भी नहीं समझ। अगर ये बात सुरजीत भल्ला बोल सकता है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पीएमओ में ये बात नहीं होगी? द प्रॉब्लम इज, वन ऑफ माय व्यूअर्स वेरी करेक्टली पॉइंटेड आउट, एंड वी नो दिस, दैट निर्मला सीतारमन के रिजाइन करने से क्या होगा? एक मैसेज जाता है दैट अंडर परफॉर्मेंस इज नॉट टॉलरेटेड इन दिस गवर्नमेंट, जो अब तक नहीं गया है। ये लोग क्यों फायर नहीं करते या क्यों निकालते नहीं है? क्योंकि इनको दिखाना नहीं है। बहुत स्टूपिड लॉजिक है कि भाई, सरकार नहीं दिखाना चाहती कि हमारे मंत्री विफल हो गए, लेकिन वो एक एक करके टूटते जा रहे हैं, टक 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 गिरते जा रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे ध्यान ही नहीं दिया। जीतन राम मांझी को मैं आपको दिखाता हूँ, आज मुझे दिखाना ही पड़ेगा, आज मेरे को रोकना नहीं रे बाबा। वो है ना, मेरे को आज दिखाना ही पड़ेगा। मैंने पहले के वीडियोस में दिखाया है आपको, बट आई मस्ट। जीतन राम, शायद पता नहीं पहले दिखाया होगा आपको भी नहीं। जीतन राम मांझी, ही इज
आई एम श्योर यू कैन सी, ये आदमी है हमारा 81, ओह माय गॉड, 81 ईयर्स की उम्र है, एंड ही इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑफ इंडिया, जो पूरा सेक्टर हमारे देश के जीडीपी का बैकबोन है। 65% ऑफ इंडिया जीडीपी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम्स फ्रॉम एमएसएमई। कभी इस आदमी को आपने कुछ भी बोलते हुए, कहते हुए, मीडिया में इंटरेक्शन करते हुए सुना है? आपने एक बिहारी बाबू को, जिसकी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, उसको बना दिया। जीतन राम मांझी सर्व एज 15 मिनट ऑफ एमएसएमई। क्या इसको एक्सपीरियंस है एमएसएमई का? बताइए मेरे को, क्या इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? और कैसे ये आदमी, जिसने कभी कॉर्पोरेट में काम करना तो छोड़ो, ये आदमी अगर कॉर्पोरेट में आएगा ना, इस आदमी को मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इसको चपरासी के नौकरी के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। चपरासी के नौ, और उसमें भी फेल होएगा ये ऐसे लोगों को आपने बनाया है यार, कम ऑन यार, वी हैड इलेक्टेड अ गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट। एंड टू बी फेयर, 2014 में कांग्रेस से परेशान होके पब्लिक ने इनको वोट दिया। अब इनसे परेशान होके हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? इफ कांग्रेस वाज योर प्रॉब्लम, देन दीज गाइज आर डेफिनेटली नॉट योर सॉल्यूशन। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी पार्टी से। भाड़ में जाओ तुम सब, मेरे देश के लिए अगर तुम काम नहीं कर सकते, यू फायर। ये कॉर्पोरेट का रूल जिस दिन कहाँ आएगा आपने, लेकिन अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि हम जानते हैं हमने क्यों 2011 अन्ना आंदोलन के बाद क्यों इसको लेके आए। क्योंकि हमें लगा कि कॉर्पोरेट्स आर बैकिंग देम, इंडिया में एक चेंज आएगा। एंड टू बी फेयर, 2014, 2015, 2016, 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन के उस बेवकूफ खाने वाले डिसीजन तक हम लोग सही चल रहे थे। यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, जब तक वो भगवान नहीं बने थे, वो इंसान थे, बायोलॉजिकल थे बाय द वे, तब तक ठीक चल रहा था। आई थिंक आप किसी भी आईएएस ऑफिसर की किताब पढ़ोगे, नो मिनिस्टर करके एक बुक है, सुभाष चंद्र गोयल, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, निर्मला से परेशान होके छोड़ के आए थे, वो रिटायर कर दिया। उनका कोई भी पॉडकास्ट देख, सब गलत है। सुरजीत भल्ला गलत है, मिस्टर सुभाष चंद्र गोयल गलत है, अनिल स्वरूप जी गलत हैं, अरुण शोरी जो बेचारे पहले के बीजेपी गवर्नमेंट में ही थे, वाजपेयी वाजपेयी जी बीजेपी वाले ही थे, उनको देश सपोर्ट करता था। नितिन गडकरी को एक जमाने में, जब तक उनकी कारस्तानी नहीं दिखी थी, सपोर्ट करते थे अक्रॉस पार्टी लाइन्स। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है, ये आपिया है, ऐसा नहीं है। जो काम करता है उसको पब्लिक वैसे ही रिस्पेक्ट करती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब अंदर के वॉइसेस भी तो बाहर आ रहे हैं जिनको दबा देते हैं बहुत कैटेगोरिकली। इनफैक्ट आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी ने खुद सरकार को कितना लताड़ा था 2024 में, कि मणिपुर, उन्होंने कहा था, हिज वर्ड्स, आरएसएस के हेड के वर्ड है ये, तो अगर आप में से कोई बीजेपी सपोर्टर है, आई डोंट थिंक यू कैन बी बिगर देन आरएसएस, राइट? करेक्ट, जो मदर पार्टी है, उन्होंने कहा था कि मणिपुर 3 साल से जल रहा है, बंगाल तक जा सकते हो तो मणिपुर जाने में क्या प्रॉब्लम? अब आप बोलोगे क्या हर चीज का सॉल्यूशन प्रधानमंत्री देंगे? सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना, तो क्रेडिट लेने मत आओ। सिंपल, अपना लॉजिक बहुत सिंपल है। इफ यू कैनॉट प्रोवाइड द सॉल्यूशन, देन प्रधानमंत्री जी को हर चीज का क्रेडिट नहीं ले। हर हाईवे की रिबन काटने क्यों आते हो? हर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में क्यों आते हो? क्यों गलगोटिया वाले बच्चों को 1 दिन का, 2 दिन का अटेंडेंस फ्री में देके लेके जाना पड़ता है आपके इवेंट के लिए, क्योंकि पब्लिक आती नहीं है आजकल? क्यों? और ये सब चीजें छुपाते क्यों? मत आओ ना, फिर बैठे रहो जैसे पहले के लोग बैठे रहते। क्रेडिट लेने आना है, रिबन काटना है, और जब आपके पास ब्लेम आएगा तो ब्लेम नहीं लेना है, क्योंकि हम तो होलियर देन दाऊ। ये है हिपोक्रेसी। और मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 2016 8 नवंबर के बाद आप जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होंगे, प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस, उन्होंने 2.5-3 साल में रियलाइज किया कि जो प्रोमिसेस सरकार ने किए थे 2014 के इलेक्शन के पहले, शायद वो पूरे नहीं हो सकते। तो वहां से उनका जो फोकस हो गया वो पूरा एंटी पाकिस्तान, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन पूरा देशभक्ति में हम घुस गए। आपको मैं बताना चाहूंगा, 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और को रिलेशन समझिए। 2019 इलेक्शन के पहले, 2018 दिसंबर में, 3 स्टेट्स में चुनाव होते हैं हमेशा, वो एक सेमीफाइनल माना जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड
कपल मोर स्टेट्स जिसमें बीजेपी हारी थी वो चुनाव 2018 में, और जीडीपी हमारा लड़खड़ा रहा था, 4.5% था। दिस वाज ड्यू टू द इल इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के 2 साल बाद 2018 दिसंबर आते आते एक माहौल बन रहा था कि अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है, क्यों किया ये डिसीजन, जस्टिफाई कर रहे हैं। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धार, धुरंधर में दिखा दिया डीमोनेटाइजेशन से फायदा हुआ है। ये नैरेटिव पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करो। डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। पहले ये नहीं होता था, ये अभी थर्ड टर्म में ज्यादा हो रहा है। ट्रम्प के आने के बाद और उसमें फ्यूल टू द फायर आ गया ना। अपना कचरा अलग रखो ना, पॉलिटिक्स का हम सब जानते हैं। हमारे देश की इकोनॉमिक्स को ऊपर रखते तो ये नहीं होता। खैर, डिमोनेटाइजेशन एक आदमी का स्टेप था, एक आदमी की सोच थी। असर पूरे एमएसएमई सेक्टर ने भुगता। कैश बंद हो गया, ब्लैक मनी तो गया नहीं, ब्लैक मनी सिस्टम में 3 गुना बढ़ गया है। आप खुद रिसर्च कर लो अपने हिसाब से। डिजिटल क्रांति आई, लेकिन वो 10 रुपया 20 रुपए के यूपीआई तक सीमित रह गई है। जीएसटी कलेक्शन आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो पोर्टल ठीक होते होते 8-9 साल लग गए, और अभी भी जीएसटी काफी लोग इवेड ही कर रहे हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए और आप देखो, आपको अगर घूस नहीं देना पड़े तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये रियलिटी है। करप्शन 3 गुना बढ़ा है, कैश इन द सिस्टम, ब्लैक मनी 3 गुना बढ़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है मतलब घपला ऑफ डूइंग, मतलब त्रास ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हम लोग ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग नहीं, त्रास है, त्रास त्रास छे। આ બધા ત્રાસ છે, દિમાગનું શોર્ટ છે, वो बड़ा त्रास है। और आगे तो 2019 में हुआ क्या फिर, अनफॉर्चुनेटली पुलवामा का प्रॉब्लम हो गया, और वहां से मुझे आज भी याद है, वहां से मेरी भी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली कि ये चक्कर क्या है ये। फिर मैंने अपने जो रेफरेंसेस है वो चेक किए कि अच्छा, ये लोग यहाँ से आपको घुमा रहे हैं। क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ और उसके 14 दिन में जो बेहतरीन जवाब हमने बालाकोट में दिया, बालाकोट ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। बालाकोट changed the entire narrative of 2019 elections from GDP, इंडियन इकोनॉमी नॉट ग्रोइंग, डीमोनेटाइजेशन एज अ फेलियर से बदल के मोदी साहब बन गए देश के अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। कि हमने पहली बार पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो मैंने कहा ना, रियलिटी शो मेंटालिटी, हर चीज को बढ़ा चढ़ा पूरा नैरेटिव बदल दिया, और ये लोग वो इलेक्शन भी लेके गए। दे आर, जैसे भल्ला साहब कह रहे हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ इलेक्शन विक्ट्री। 24 घंटे में से 48 घंटे ये पार्टी इलेक्शंस लड़ती है। अभी भी जब आप शांत बैठे होंगे, बाकी पार्टीज इतना सोच नहीं सकते, इनकी मशीनरी काम पे लगती है, इनका सोशल मीडिया, डिजिटल प्रेजेंस सब काम पे लगता है आपको नैरेटिव समझाने के लिए। उसमें कुछ गलत नहीं है। हम लोग तो पहले इन्हीं के पीछे लगे थे कि जो देश को आगे लेके जाए। बट आई एम टेलिंग यू कि नैरेटिव शिफ्ट कैसे हुआ 2019 के बाद, एवरीथिंग बिकेम नेशनलिज्म, और वो हमने देखा। फिर 2020 में आया कोविड, कोविड के बाद हुई और तबाही। उसके बाद जो रायता फैला है उसको ठीक करते करते 1-2 साल लगे। हमने अपनी वैक्सीन बना ली, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर धीरे धीरे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर हमने सस्ता तेल लिया, पेट्रोल के भाव यहाँ कम नहीं हुए, पेट्रोल डीजल के। ओएमसीज ने बहुत छापा है, अभी 1,000 करोड़ का नुकसान दिख रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए यही इंडियन ऑयल, ओएनजीसी सब छाप के बैठे, रिलायंस ऑल्सो इंक्लूडेड। फिर सरकार ने उस पर विंडफॉल टैक्स लगाया था 2022 में कि तुमने बहुत छापा है सस्ता क्रूड लेके, अभी चलो पैसा लाओ। टैक्स लगाने में नंबर वन सरकार। वियतनाम में वेंडर्स से मैं सुनता हूँ, मतलब जो फीडबैक मैं पॉडकास्ट में पिकअप करता हूँ, वेंडर्स बोलते हैं आपकी सरकार की एक पॉलिसी नहीं है, हम इंडिया से धंधा कैसे करें। आप इंडिया में बन गए हो ट्रेडर, इधर उधर से इंपोर्ट करो, 100 रुपए का माल इंपोर्ट करो, इंडिया का मेक इन इंडिया टैग लगा के 120 रुपए में बांट दो, प्रजा में बांट दो। यही हो रहा है, दिस इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आपका इंपोर्ट बिल ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो तो वो रुपी में पेमेंट तो लेगा नहीं ना, वो या तो युआन में लेगा या डॉलर में लेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जिससे नैरेटिव। और 2024 में क्या हुआ, चुनाव के पहले आपने देखा, 400 पार 400 पार के नारे में संविधान बदल देने की वजह से 240 पे आके अटक गई। फिर चंद्रबाबू नायडू, वो फोन कॉल, सपोर्ट की गारंटी, चंद्रबाबू नायडू बिकेम द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार, 12 सीट लेके वो आदमी सरकार में आ गया। 12 सीट नीतीश कुमार, 28 सीट चंद्रबाबू नायडू, दो 40 सीट्स, 240 प्लस 40, 280, 272 का फिगर पार हुआ, और ये सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट
रेंग रेंग के चल रही है, बताइए। और इसीलिए जो की बिल्स है उस पे फोकस नहीं है। फोकस सिर्फ आप लोग को बांटने की तरफ है, हमेशा पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम तो जी रियलिटी शो के सुपरस्टार हैं। वहां से डोनाल्ड ट्रंप इनको अलग से लताड़ रहा है, बिकॉज दे हैव गॉट सम डर्ट ऑन अवर विश्व गुरु विच विल प्रॉब्ली नेवर कम आउट। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, वेरी फ्यू पीपल केयर अबाउट, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया ना, हमारे विश्व गुरु जी को बनाया गया भगवान, होलियर देन दाउ। ऑलवेज आपकी आंखें खुलनी चाहिए। होलियर देन दाव बना के आप लड़ोगे तो फिर कौन इकोनॉमी पे बात करेगा। नीट का पेपर लीक 2024 में भी हुआ था, 26 में वापस हुआ, उस टाइम भी हुआ था, लेकिन वो रिजाइन नहीं किया धर्मेंद्र प्रधान, उसको रखा रहा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आपसे गलतियां हो गई, एक्सेप्ट इट, कम आउट, मर्दों की तरफ बाहर आके एक्सेप्ट करो, यस आई स्क्रूड अप, आई टेक अ स्टैंड। इंस्टेड क्या हो रहा है, बाहर आके आपको क्या बोला जा रहा है, बेटा तू फॉरेन ट्रैवल मत कर, गोल्ड मत खरीद, तेल कम खा, देशभक्त। अगर इतना सब समझने के बाद भी आप लगे हुए हो तो फिर आपकी मर्जी है यार। फिर हम आखिर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शो यू वन लास्ट थिंग। और आपसे गुजारिश करूंगा कि वहां जाके हमारे उस यूट्यूब का पोस्ट है उस पे आप अपना ओपिनियन जरूर दें। एक सिंपल सा पोस्ट किया था हमने, और वो भी मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है, बट स्टिल आई मस्ट शो यू, इट्स माय ड्यूटी टू शो यू चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि सच्चाई की कदर करने वाले काफी कम लोग रह गए हैं। तो अगर आप सपोर्ट हमें करते हो तो इट इट रियली मीन्स अ लॉट। अच्छा, मेरा वो पोस्ट कहाँ है? हाँ, ये देखिए। सो इसमें मुझे स्टेटिस्टिक्स नहीं दिख रहे, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन एंड देन आई विल probably we'll come to the end of the video. ये देखिए, ये हमने एक ओपिनियन पोल लिया था, इसमें 233 वोट्स आ गए हैं। डू यू थिंक निर्मला शुड रिजाइन एज फाइनेंस मिनिस्टर? सो इसमें मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है नो, शी इज द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर। क्या, कैन यू इमेजिन? आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडीज ओपिनियन, मैं आपके साथ हूँ। कहते हैं ना, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बॉर्डर, सनी देओल, our one of our favorite actors till to date। अभी बुढ़िया आ गया है तो अभी जाने। बट डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आप सबको साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास सिर्फ जुमला ना रह जाए। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, 10% पीपल हैव वोटेड फॉर दिस। सेकेंड ऑप्शन इज नो, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज इश्यूज, फेयर। आई थिंक अराउंड 10-11% have voted for this and 79% have voted for the last option, yes she should have never been here। बात तो सही है ना, she is not worthy, और भाई शी इज नॉट वर्दी ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर। इससे जब ऑनियन प्राइसेस बढ़े थे तो प्रेस ने पूछा था, मैं आता हूं उस पे, आप लोग प्लीज ये पोस्ट पे जरा जाके ना अपना वोट डालिए, लेट अस क्रॉस 1000 वोट्स एंड थोड़ा एक पता चलेगा कि पब्लिक के मन में क्या है ना। बिकॉज शी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड मैक्सिमम बजट्स, बट अकॉर्डिंग टू मी हम लोग बहुत छोटे लोग हैं भाई। हमारा चैनल तो 15,000 सब्सक्राइबर का भी नहीं है, तो सोचो हम लोग कितने ऑर्गेनिक और छोटे लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी शी इज hands down the worst finance minister ever in the history of our country। मैं बाकी चीजों पे नहीं बोलूंगा, बाकी आप देख लो, क्योंकि इनको जब प्रेस ने पूछा था गलती से, एक बड़ा तुच्छ सा प्रश्न, मासूम सा प्रश्न पूछा था कि ऑनियन प्राइसेस देश में वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स में काउंट होते हैं, बास्केट में है ऑनियन प्राइस, तो जब भाव बढ़े थे 2-3 साल पहले, तो इसने क्या बोला था, देश की फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलती है, मैं ऑनियन नहीं खाती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। रियली? एंड सच ब्लेटेंट ऑडासिटी टू से दीज थिंग्स। नीट का पेपर लीक नहीं हो, कुछ क्वेश्चन लीक हो गए, मैं ऑनियन नहीं खाती, मुझे कोई फर्क नहीं। देश की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, हम तो विश्व गुरु बन गए। मतलब हर चीज में पहले डिनायल, फिर ब्लेम, और उसके बाद ये कहना कि लास्ट में इनके पास क्या बचेगा, नहीं तुम
फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, तुम देश के खिलाफ बात करो, बस यही बचेगा। सुरजीत भल्ला साहब को तो ये लोग बोल नहीं सकते। तो आई आई रियली अप्रिशिएट भल्ला साहब, इफ यू वाचिंग दिस, इफ एट ऑल, आई अप्रिशिएट योर करेज, क्योंकि उनका आर्टिकल आप सबको पढ़ना चाहिए कि बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी टू विन द इलेक्शन। उनका काम है इलेक्शन जीतना। भाई झाल मुड़ी खा के जीते या मच्छी भात खा के जीते, उनका काम है जीतना। लेकिन उसके बाद क्या, पब्लिक ने आपको कितना सपोर्ट दिया है यार, थिंक अबाउट इट। मतलब people really went out and supported them for the third time running, and क्या किया अपने देश को, कहाँ मतलब कहाँ गए भाई, कहाँ गए। I might have run out of words, but I hope our country doesn't run out of resources, especially oil and currency, because it's a, यहाँ से देखो, मुझे मार्केट की चिंता नहीं है, हम सब इन्वेस्टेड हैं, हम सब काफी पीछे आ, मतलब देखा जाए तो काफी पोजीशंस में नीचे होंगे। बट यहाँ से मैंने फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव हमेशा ग्रोथ देखी है। फ्रॉम रॉक बॉटम वी हैव बाउंस बैक द स्ट्रॉन्गेस्ट। एक फर्क और, लास्ट पॉइंट, बड़ा वीडियो हो गया ये। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में और अभी के फाइनेंशियल सो कॉल्ड क्राइसिस में, जो कोई मानता नहीं है, मीडिया आपको कभी बताएगा नहीं, मीडिया तो मेलेडी की बाइट दिखा रहा है। तो उसमें फर्क ये है कि 2003 टू 2008 लोगों की सैलरीज 500-500 टक्का बढ़ गई थी, बिकॉज वी वर अ स्मॉल इकोनॉमी ना, छोटी इकोनॉमी बड़ी हो रही। अभी लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और उसमें आ रही है मंदी। तो ये है स्टैगफ्लेशन। दिस इज स्टैगफ्लेशन एंड दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम देन रिसेशन। समझ रहे हो आप? जब आपकी पगारें नहीं बढ़ती, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, आप भाव बढ़ाते जा रहे हो। लुक एट द, मैं शायद इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, लुक एट द प्राइस इंक्रीजेस। दूध का भाव बढ़ रहा है, बिस्किटों के भाव बढ़ रहे हैं। एक पेट्रोल डीजल बढ़ा, जो हमने कहा ही था आपको 15 रुपए उनको बढ़ाना है, आपको धीरे 8 आना 8 आना 8 आना 4 आना 8 आना करके बढ़ा रहे हैं ना एवरी डे। पहले 3 रुपया आपको डोज दे दिया। मैंने किसी एक अच्छे प्रेस रिपोर्टर को सुना, राजीव रंजन जी को मैं देखता हूँ उनका प्रोग्राम, उन्होंने बहुत बढ़िया वे में इसको बताया कि या तो एलोपैथी एलोपैथी देके एक साथ मार दो इंजेक्शन, डिफिकल्ट होगा, या फिर होम्योपैथी देके मीठी गोली खिला खिला के, होम्योपैथी टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्योर। तो वो मीठी गोली आपके मुंह में ठूस ठूस के 3 रुपया 4 रुपया 1 रुपया 8 आना 1 रुपया करते करते बढ़ा ही रहे ना। लेकिन उसमें आपका दूध महंगा हो रहा है, दूध की नदियां बहती है हमारे देश में। तो आपदा में अवसर ढूंढ रही है सारी एफएमसीजी कंपनी। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ये लोग अभी भाव बढ़ा देंगे, 10 रुपए की चीज 12 13 14 हो जाएगी, इतना नुकसान उनको हो भी नहीं रहा बाय द वे, लेकिन वो भाव बढ़ाएंगे। फिर जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी ऑन एन इकोनॉमिक फ्रंट, कभी ना कभी तो होगी, 1 साल 2 साल 5 साल, जब नॉर्मल हो जाएगी ना चीजें, भाव कम नहीं होगा, ग्रामेज कम हो जाएगा। 10 पैकेट का, अगर बिस्किट का पैकेट में 10 बिस्किट आती थी, उसमें 8 आ जाएंगे, वो 8 का साइज भी इतना छोटा हो जाएगा। दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज चीप चिंदीगिरी, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड। मैं सीधा बोलूंगा आपसे, क्या उल्टा घुमा फिरा के बात करना अपने को आता नहीं है। नहीं तो हम लोग कॉर्पोरेट में अच्छे लेवल पे रिजाइन क्यों करते? हिपोक्रेट्स नहीं बन सकते। पीक चिंदीगिरी। ग्रामेज कम करेंगे, अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करेंगे, और उसमें आपको कम माल। चॉकलेट क्रीम एक बिस्किट आती है, जो मैं 1980s और 90s में खाता था, इतनी बड़ी बिस्किट आती थी, एक बिस्किट इतनी बड़ी होती थी। अभी आप देखो उसका साइज ऐसा हो गया, भाव भी बढ़ गया। सो दिस सीपीआई एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रियली ईट्स इनटू योर बजट। अब क्या होगा? अब जो स्मार्ट बजट बनाने वाले लोग हैं, कटौती करेंगे। कटौती करेंगे तो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में फर्क दिखेगा, सर्टन कंजम्पशन कंपनीज के रिजल्ट्स में आपको दिखेगा डाउन साइड। फिर मार्केट पे वही प्रेशर आएगा। एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए पूरे देश को लेके आपने झोंक दिया अंदर, ले बेटा ले, और पब्लिक पे ब्लेम डाल रहे हो कि तुम्हारे हवाले वक्त। आई रेस्ट माई केस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।